सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द हॉरर वर्ल्ड। मैं आपका भाई पीयूष लेके आ चुका हूँ एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलेगा बहुत ही सारा डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरी हॉरर स्टोरी। यहाँ पे हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग रात को सोचने से भी डरते हो। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ पे हर आवाज़, हर साया, हर कहानी अपने अंदर ही एक राज छुपाए बैठी है। अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आप ही के लिए है। तो शुरू करते हैं द हॉरर वर्ल्ड का ड्रामना सफर। आदिल नाम का एक लड़का जो दिल्ली के सीलमपुर इलाके में रहा करता था अपनी फैमिली के साथ। ये बात है सन 2023 की। आदिल ने 12th क्लास क्लियर की थी तो उसका एडमिशन हो गया था रेगुलर कॉलेज में। तो आदिल का फर्स्ट डे था कॉलेज के अंदर। आदिल कॉलेज के अंदर जाता है और देखता है कि सीनियर्स जूनियर्स की जो नए बच्चे आए हैं इनकी रैगिंग कर रहे हैं। तो दो चार लड़के लड़कियों ने आदिल को बुला लिया था और वो लोग आदिल की रैगिंग कर रहे थे। एक लड़की उस सीनियर थी जो उनके ग्रुप में थी जो कि आदिल की रैगिंग कर रहे थे। वो लड़की आदिल को देखती है और आदिल को पसंद सा कर लेती है क्योंकि आदिल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही स्मार्ट था और नेचर का भी काफ़ी अच्छा था। जो लड़की थी एंजल, वो लड़की भी बहुत सुंदर थी और हर कॉलेज का लड़का चाहता था कि एंजल से एक बार बात हो जाए। पर एंजल जो लड़की थी वो किसी भी लड़के को कॉलेज में भाव तक नहीं देती थी। तो एंजल ने आदिल से बोला कि अब मैं तुम्हारी रैगिंग बंद करवा दूंगी, उसके लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। तो आदिल बोलता है ठीक है, आप बता दीजिए मेरे को करना क्या होगा। तो एंजल कहती है आदिल से तुमको सबसे पहले मेरे को अपना नंबर देना पड़ेगा और तुमको मेरे को कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी। तो आदिल ये देख के हंस जाता है और आदिल मन ही मन सोचता है कि ये लड़की मेरे पे लाइन मार रही है, रैगिंग से अच्छा है कि इससे बात ही कर लूँ। तो आदिल और एंजल की बॉन्डिंग हो जाती है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है बॉन्डिंग होनी। तो ये दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ खाते पीते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। आदिल और एंजल ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। ये दोनों कॉलेज में भी साथ रहते थे और कॉलेज के बाहर भी इन दोनों का खूब मिलना जुलना होता था, जिसके कारण इन दोनों के बीच में फिजिकल एक्टिविटी हो चुकी थी। आदिल जो जितना भी देखने में सुंदर था, अच्छा था, नेचर का काफ़ी अच्छा दिखलाता था बन के, पर वो अंदर से ही उतना ही खराब था। वो खराब मतलब मैं आपको बताता हूँ। आदिल कभी भी एक लड़की के ऊपर नहीं टिक सकता था। आदिल हर महीने, हर 2 महीने में अपना रिलेशनशिप चेंज करता रहता था। एक तरह से मान सकते हो आदिल को आप प्ले बॉय मान सकते हो। आदिल ने एंजल से ब्रेकअप कर लिया था और एंजल खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाई और आदिल को बस यही बोलती रह गई कि तुमने मेरे को यूज करा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत करा है। पर आदिल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आदिल ने अपने से सीनियर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था, उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया था। और ये कहानी यहाँ से होती है शुरू। एंजल 2 हफ्ते तक कॉलेज नहीं आती क्योंकि उसका रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था आदिल से। जब एंजल 2 हफ्ते बाद कॉलेज में एंट्री लेती है और देखती है कि आदिल एक लड़की के साथ घूम रहा है और वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की थी एंजल की रियल सिस्टर। ये देख के एंजल परेशान हो जाती है, घबरा सी जाती है और ये सोचती है कि आदिल मेरी बहन के साथ वो ना करे जो उसने मेरे साथ करा है, मतलब कि एंजल की बहन को वो यूज ना करे आदिल। तो एंजल अपनी बहन को समझाती है और अपनी बहन से कहती है कि तू आदिल का पीछा छोड़ दे, ये बहुत बेकार लड़का है, इसके साथ कभी मत रही हो तू। जो एंजल की बहन थी वो बिल्कुल मना कर देती है और बोलती है, उस लड़की का नाम था सोफिया जो एंजल की बहन थी। तो सोफिया कहती है कि मैं आदिल को नहीं छोड़ूंगी, तेरे को जो करना है कर ले। तो इन दोनों बहनों की लड़ाई भी हो जाती है। जो एंजल थी, एंजल अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है सोफिया और आदिल के बारे में कि ये दोनों रिलेशनशिप के अंदर आ चुके हैं। तो एंजल कहती है अपनी फ्रेंड से कि मेरे को आइडिया दे कि इन दोनों का वो मैं अलग कैसे करूं, इन दोनों का ब्रेकअप कैसे करवाऊं। तो एंजल की फ्रेंड कहती है कि तेरे को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं एक इंसान को जानती हूँ जो ये काला जादू करता है और उसके बारे में मैं तेरे को लेके चलूंगी उसके पास। एंजल और उसकी बेस्ट फ्रेंड ये दोनों चले जाते साहिर के पास। साहिर वो होता है जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भगत होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम धर्म में साहिर होते हैं। तो एंजल साहिर को सारी बात बताती है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और मैं करना क्या चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को उससे दूर रखना चाहती हूँ।
तो साहिर बोलता है कि ठीक है, मैं इस लड़के पे ऐसा काला जादू करूंगा, ऐसा काला जादू करूंगा कि इस लड़के की खूबसूरती ही इसको ले डूबेगी। तो वो साहिर जो होता है वो इसके ऊपर जिन छोड़ देता है, वो भी बहुत ही भयंकर वाला। आदिल उस रात घर में अकेला था जिस दिन साहिर ने उसके ऊपर जिन छोड़ा था। और आदिल के घर वाले लखनऊ गए होते घर में किसी की शादी के कारण, उनको वापसी आना था दिल्ली 2 से 3 दिन बाद। आदिल रात के 1 बजे सो रहा था। ठीक रात के 1 बजे आदिल के घर का गेट बजता बड़ी जोर की, धक धक करके। आदिल उठता है और सोचता है कि इतनी रात को कौन आया होगा। अम्मी अब्बू तो मेरे सुबह आएंगे, मतलब 2 से 3 दिन बाद आएंगे, इतनी रात को कौन आया होगा। आदिल सो जाता है इग्नोर करके। ठीक 2 से 3 मिनट बाद फिर दोबारा गेट बजता है बड़ी जोर की, धक धक करके। आदिल उठ के देखता है कि अब मैं देख ही लेता हूँ कि कौन आया है। आदिल अपने घर का गेट खोलता है। जैसे आदिल गेट खोलता है, पर घर के बाहर तो कोई भी खड़ा नहीं था। जैसे ही आदिल वापसी आके लेट जाता है, ठीक 4 से 5 मिनट बाद फिर दोबारा बड़ी जोर की गेट बजता है, धक धक करके। आदिल उठ के जाता है और जैसे गेट खोलता है, पर वहां पे कोई भी नहीं होता। आदिल बड़ी जोर से चिल्लाता है कि यहाँ पे कौन है जो इतनी रात को मेरे को परेशान कर रहा है। आदिल गेट बंद करके जैसी वापसी आता है अपने कमरे की तरफ, आदिल देखता है कि कमरे में बड़ी कोई कमरे के गेट से बाहर आया बड़ी तेजी में, और उसने आदिल को इतनी तेज टक्कर मारी, आदिल अपनी जमीन पर जाके पड़ गया था। और वो चीज आदिल को दिखी नहीं थी। आदिल घबरा जाता है और उठ के देखता है कि चिल्लाता है, कौन है यहाँ पे, कौन है, किसने मेरे को टक्कर मारी है। आदिल देखता है, पूरे घर में देखता है, पर आदिल को वहां पे कोई भी नहीं मिलता। आदिल इग्नोर करके जाके लेट जाता है अपने बिस्तर में। जैसी लेटता है, आदिल को आवाज आती है कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई भग रहा है बड़ी जोर जोर की। क्योंकि पूरे घर में 4 मंजिल के मकान में आदिल अकेला था। आदिल उठ के जाके देखता है कि रात को कौन आया होगा। कि आदिल सोच रहा था कि कभी चोर लुटेरे तो नहीं होंगे। आदिल जाके ऊपर वाले कमरे में देखता है, पर वहां पे कोई भी नहीं होता। और आदिल जैसी ऊपर था, एक ठीक एकदम से 2 मिनट बाद ही ढक ढक करके आवाज आती है। वो आती है घर के मेन डोर से। आदिल फटाफट नीचे आता है और गेट खोलता है, पर वहां पे तो कोई भी नहीं होता। गेट खोलने के बाद भी आदिल 4-5 मिनट तक खूब चिल्लाता है घर के बाहर खड़ा होके। गली मोहल्ले वाले आके देखते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया। आदिल बताता है कि कोई परेशान कर रहा है और रात को गेट बजा जा रहा है बार बार। तो सारे कहते हैं कि तू जाके सो जा, धक्का दे, इग्नोर कर दे इन सारी बातों को। तो आदिल आके जैसी लेटता अपने कमरे में, जैसी आदिल लेटता है और अपने पंखे की साइड देखता है, और पंखे के ऊपर देखता है कि कोई काली सी चीज लटकी हुई है, बैठी हुई है। आदिल ये चीज देखता है और बड़ी ही जोर से चिल्लाता है, और उठ के कुछ नहीं देखता, सीधा भग जाता है, घर की कुंडी लगाता है। और जो उसका दोस्त था जो गली में रहता था, आदिल उसके घर पे जाके सो जाता है। आदिल अगले दिन कॉलेज जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया को बताता है कल रात के बारे में जो आदिल के साथ हादसा हुआ था। सोफिया हंस जाती है और आदिल बोलता है कि तुम मजाक समझ रही हो क्या इस बात को। सोफिया कहती है कि तुम मजाक ही तो कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुमको ऐसा लगता है कि कुछ चीज थी तो मैं रात को तुम्हारे पास आज रुक जाऊंगी। आदिल ये सोच के खुश हो जाता है कि सोफिया आज मेरे साथ रुकेगी, क्योंकि आदिल को तो इस चीज का शौक था। सोफिया अपने घर में कुछ बहाना मारती है और आदिल के घर पे आ जाती है। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठ के लेट के कुछ अपनी पर्सनल बात कर रहे थे, और इन दोनों के बीच में फिजिकल भी हो जाता है। ठीक रात के 1 बजते हैं और बड़ी जोर से गेट बजता है, ढक ढक करके। आदिल और सोफिया पूरी तरह से डर जाते हैं। सोफिया आदिल से कहती है कि इस टाइम कौन आया होगा। आदिल सोफिया को कुछ बोलता नहीं और खुद ही मन ही मन सोचता है कि ये कल वाला हादसा तो नहीं है कि जो कल मेरे साथ बीता था। तो सोफिया कहती है तुम जाके गेट खोल के देख लो कि कौन है कौन नहीं है। आदिल जाके गेट खोलता है, पर जैसे गेट खोलता है, गेट के बाहर तो कोई भी नहीं था। आदिल गेट बंद करके आ जाता है और डरा डरा आता है कि आज भी वो टक्कर लगेगी तो नहीं मेरे साथ। जैसे ही आदिल सोफे के पास चला जाता है और आदिल शांत सा हो जाता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज भी नहीं थी। आदिल और सोफिया फिर दोबारा अपनी फिजिकल पोजीशन में आ जाते हैं और ये सो जाते हैं। जैसी आदिल की सुबह आंख खुलती है, आदिल अपनी पीठ पे, मतलब कि अपनी कमर पे कुछ जलने की फील करता है कि उसके पीछे कुछ जला सा हुआ है।
आदिल अपने कपड़े उतार के देखता है शीशे में कि उसकी पीठ पूरी तरह से छिली हुई है, पूरी खून में हो रखी है, पूरी लाल हो रखी है। आदिल चिल्लाता है और इतने में सोफिया उठ जाती है। आदिल सोफिया को बड़ी जोर से चिल्ला के बोलता है कि तूने ये क्या करा है मेरी कमर पे, पूरी मेरी कमर खोच दी, मेरी कमर से खून निकल रहा बड़ी जोर की। सोफिया कहती है कि मेरे तो नेल्स भी नहीं है जो मैं तुम खरोचे में सोफिया को गाली गलौज करके भगा देता है अपने घर से। सोफिया अपने घर पे आ जाती है। आदिल कमर कमर पे नहा धो के अपने क्रीम व्रीम लगा के सो जाता है। सोफिया अपने घर पे आ जाती है और जब सोफिया अपने घर पे आके बैठती है उसको कुछ अच्छा सा फील नहीं होता, बहुत ही बेकार सा लगता है। एक तो आदिल ने उसको गाली गलौज कर सुनाया और सोफिया ये सोच में थी कि आदिल की कमर पे ये क्या हुआ। सोफिया घबराने लग जाती है, उसको अंदर से एक डर सा आ जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा। सोफिया के बहुत जोर की सर में दर्द हो रहा था और बुखार बहुत ही बढ़ गया था, 104 बुखार हो चुका था सोफिया को। सोफिया अपनी मम्मी को बताती है कि मेरी तबीयत खराब हो गई। सोफिया की अम्मी जाके दवाई दिलवा देती है सोफिया को और सोफिया सो जाती है। जब सोफिया उठती है तो रात का समय हो चुका था, करीब 8 से 9 बजे का। तो ये सारे सोफिया, एंजल और इसके और इन दोनों के अम्मी अब्बू बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और सोफिया देखती है कि डिनर में आज बकरा बना है। तो सोफिया जैसी बकरे जो जिसमें बकरा था जार में, जैसे वो खुलता है, सोफिया 2 से 3 मिनट में करीब 2 किलो बकरा खा जाती है अकेले। ये सारे अम्मी अब्बू और एंजल देखती है कि सोफिया को ये क्या हो गया कि इनने 2 किलो बकरा गोश्त अकेले ही खा लिया। पर सोफिया के अब्बू कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज इसका मन होगा ज्यादा और इसको भूख भी लग रही हुई, इस वजह से इन्हें खा लिया। तो सोफिया जाके सो जाती है। सोफिया जब सो जाती है, सोफिया को यह लगता है कि रात को जब वो सो रही थी उसके साथ कोई फिजिकल कर रहा था, वो भी पूरी तरह से बहुत ही गंदी तरह से फिजिकल कर रहा था। सोफिया जब सुबह उठ के देखती है कि उसकी कमर पे, उसकी पूरी बॉडी पे खरोच के निशान है और खून निकल रहे हैं और सोफिया के कम से कम आधे बाल बिस्तर पे पड़े हुए थे, जो उसकी सर के बाल थे, चोटी थी, वो बाल टूट टूट के बिस्तर पे पड़े हुए थे। सोफिया उठती है और जाके देख कहती है अपनी अम्मी से। सोफिया अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं थी। सोफिया अपनी अम्मी से जाके कहती है कि अम्मी मेरे को बकरा चाहिए, वो भी बहुत सारा। अम्मी कहती है कि तूने कल रात को तो 2 किलो खा लिया और हमारे लिए तूने छोड़ा भी नहीं, तू अब रात को खाइयो, अपने जब तेरे अब्बू आएंगे उनसे बोल दियो फोन करके, वो वापसी ही आते हुए लेके आ जाएंगे तेरे लिए। तो सोफिया कुछ नहीं कहती, अम्मी अपनी अम्मी से कहती है कि मेरे को अभी खाना है बकरा, तो अभी खाना है। तो अम्मी कहती है तेरा दिमाग खराब हो गया, घर में जो भी रखा हल्का फुल्का वो खा ले, अब वो तेरे को जो भी मिलेगा खाने को रात को ही मिलेगा अगर तू बकरा चाहती है तो सोफिया बड़ी ही गुस्से में बोलती है, डर बड़ी ही तेज बोलती है अपनी अम्मी से। इसकी अम्मी थोड़ी शॉक हो जाती है और इसकी अम्मी भी चिल्ला के बोल देती है कि जाके सो जा, कुछ भी खा ले पर मेरा दिमाग खराब मत कर। सोफिया सोफिया के घर में ये सारे मुर्गियां पालते थे। जो लोग मुर्गियां पालते हैं, मोमडन्स में अधिकतर होता है कि मुर्गियां भी पालते हैं। सोफिया अपनी छत पे जाती है जहाँ पे इन्होंने अपना पेड़ पौधे रख रखे हैं, छत पे ही वहां पे इन्होंने वो मुर्गियों का पिंजरा बना रखा है। सोफिया वहां जाती है और जाके 2 मुर्गे जिंदा खा लेती है। एंजल आती है छत पे और एंजल सोफिया को देखती है कि सोफिया ने मुर्गे खा चुकी है और सोफिया पूरे खून से लथपथ हो रखी है, पूरे मुंह पे खून, पूरे हाथ पे खून, पूरे कपड़े पे खून और मुर्गे के बाल ही बाल नजर आ रहे हैं पूरी छत पे। सोफिया अपनी अम्मी को बुलाती है चिल्ला के, बड़ी घबरा के, बड़ी चिल्ला के बुलाती है। तो सोफिया की अम्मी आती है छत पे और अम्मी भी देख के सोफिया को डर जाती है कि इसने ये कर क्या रखा है। एकदम से ही सोफिया की अम्मी, जो अम्मी थी, वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, यानी कि एंजल के अब्बू को कॉल करते हैं कि सोफिया ने ऐसे ऐसे करा है। तो अब्बू और अब्बू के साथ एक दोस्त थे, वो आ जाते हैं घर पे। जैसे वो देखते हैं छत पे कि अम्मी ने और एंजल ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला था सोफिया को, क्योंकि अम्मी समझ गई थी कि कुछ
सोफिया के ऊपर ऊपरी हवा है। सोफिया के अब्बू और उनके दोस्त जैसे छत पे आके देखते हैं अपनी सोफिया को कि बट देख के ही पूरी तरह से डर जाते हैं, बौखला जाते हैं, बहुत ही होपलेस हो जाते हैं कि इसके साथ ये कर क्या रही है, इसके साथ हो क्या रहा है। जो सोफिया के अब्बू के दोस्त थे वो थे मौलाना साहब। मौलाना जी ने सोफिया को देखते ही पहचान लिया था कि इसके ऊपर कुछ ऊपरी हवा है। वो सोफिया को अब्बा को बताते हैं कि इसके साथ कुछ ऊपरी चीज है। तो जो मौलाना साहब थे सोफिया के अब्बू से कहते हैं कि मैं किसी को जानता हूं जो इस चीज को दूर कर सकते हैं, तो तुम चलो मेरे साथ, मैं उनसे बात कर लेता हूं। जो मौलाना साहब थे उन्होंने बात कर ली थी फोन पे जहाँ पे इसका उतारा होता सोफिया का। तो ये वहां पे कार में बिठा के सोफिया को, सोफिया के अब्बू, अम्मी और एंजल और जो मौलाना साहब थे ये पांचों जने चले जाते हैं उनके पास। मौलाना साहब अपने दोस्त के घर पे लेके चले जाते हैं, वो भी एक साहिर थे। वो जाते हैं उनके घर पे। जैसे ही सोफिया उनके घर पे कदम रखती है वो उठ के भग के बड़ी जल्दी आते हैं घर के बाहर। मतलब जैसी वो सोफिया उनके घर के अंदर एंट्री करती है वो आके देखते हैं और बड़ी चिल्ला के कहते हैं कि तुम इस लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आ गए। जो मौलाना साहब थे वो बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्या हो गया इस लड़की में। तो वो जितने भी और पब्लिक बैठी थी वहां पे अपना उतारा करवाने आए थे, तो वो बोलते हैं, जो साइड थे वो बोलते हैं कि इनसे ये कोई मामूली लड़की नहीं है, इसके अंदर कुछ मामूली चीज नहीं है, इसके अंदर आई है एक जिन की बहन, जो जिसको बोला जाता है, जितना मैंने रिसर्च करके देखा है उसमें दिखाते हैं जिनकी बहन को बोलते हैं परी। मतलब कि इसके अंदर आ गई थी जिनकी बहन परी। जितने भी लोग वहां पे बैठे थे वो सारे लोग देख के शॉक हो जाते हैं, बहुत लोग दुपक जाते हैं, बहुत लोग वहां से उठ के भाग जाते हैं क्योंकि सोफिया के अंदर थी जिनकी बहन। तो जो साहिर थे वो बोलते हैं कि तुम इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। तो मौलाना साहब बोलते हैं कि अपने, क्योंकि वो तो उनके दोस्त थे, कि मौलाना साहब बोलते हैं भाई तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो साहिर जो थे वो कहते हैं कि ठीक है इस लड़की को अंदर लेके आ जाओ, इसको बिठा दो। जैसे ही वो सोफिया को बिठाते हैं सोफिया बैठ जाती है, तो एकदम से ही सोफिया के अंदर वो जिनकी बहन आती है, मतलब कि जो परी थी वो आती है सोफिया में। तो साहिर पूछते हैं सोफिया से कि तू कौन है, तो अंदर से जवाब देती है जिनकी बहन। जो जिनकी बहन थी वो जवाब देती है कि मैं हूं और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं ही हूं जो कुछ भी करूंगी और इस लड़की को मैं मारूं। तो साहिर पूछते हैं सोफिया से, जो सोफिया के अंदर थी यानी कि जिनकी बहन से पूछते हैं साहिर कि तू इसके अंदर आई कैसे। तो वो इशारा करती है एंजल की तरफ, इशारा करती है और कुछ बोलती नहीं और एंजल को। तो इतने में ये एंजल से सवाल जवाब करते हैं, साहिर जब सवाल जवाब करते हैं और जो मौलाना साहब थे वो करते हैं, एंजल की अम्मी अब्बू सवाल करते हैं। पर अभी तो इतने में ही एंजल ने कबूल कर लिया था कि उसकी गलती थी। जो साहिर थे वो चिल्ला के कहते हैं कि ये तेरी गलती आज पता नहीं क्या करवा देगी, तू जानती तक भी नहीं है इस बात को। तो साहिर जैसी बोलते हैं सोफिया से, जो सोफिया के अंदर थी जिनकी बहन, उससे बोलते हैं कि तू बता दे तू क्या चाहती, जो तू भोग कहेगी मैं वो करूंगा, जितने बकरे तू मांगेगी मैं उतनी तेरे को बलि दूंगा, तेरे को बकरे चढ़ाऊंगा, बस तू इस लड़की का पीछा छोड़ दे। इतने में ही सोफिया बोलती है और सोफिया के अंदर से किसी आदमी की आवाज आती है, बड़ी तेज घुर्राने की भी आवाज आती है सोफिया के अंदर से, और वो कहता है कि मैं हूं जिन और मैं इस लड़की को आज जान से मार दूंगा। ये चीज सारे लोग देख के डर जाते हैं और जो साहिर थे वो पूछते हैं कि अब तू कौन है। वो कहता है, जो सोफिया बोलती है कि मैं हूं जिन और वो थी मेरी बहन। तो ये डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। जो साहिर थे वो कहते हैं कि तू क्या चाहता है इसके अंदर से निकलने के लिए, जो तू बलि कहेगा मैं तेरे को वो चढ़ाऊंगा, जितनी भेंट तेरे को चाहिए मैं उतनी भेंट दूंगा, बस तू इस लड़की को छोड़ दे। जो जिन बोलता है कि तू जो कर सकता है तू वो कर ले, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगा नहीं और इस लड़की को तो मैं जान से मार दूंगा, क्योंकि इस लड़की से मैं प्यार करने लगा हूं और जो मेरी बहन है वो इसके बॉयफ्रेंड से प्यार करने लगी है। मैं भी इसको जान से मार दूंगा और वो भी उसको जान से मार देगी। तो ये सारे वहां पे डर जाते हैं और 10 से 15 सेकंड बाद जिन बोलता है कि तू टेंशन मत ले,
जो वो लड़का है उसको तो मेरी बहन ने मार दिया, यानी कि जो जिनकी बहन थी परी, परी ने उसको मार दिया आदिल को। तो ये सारे हिल जाते हैं, बड़ा शौक हो जाते हैं। तो इतने में ही जो एंजल थी, जो वो थे साहिर, साहिर एंजल से बोलते कि तू उससे बात कर, जल्दी से फटाफट फोन करके कि पता कर कि वो सही है नहीं है। जय आदिल, आदिल को जैसी एंजल कॉल करती है, आदिल फोन उठाता नहीं। जैसे ही उस आदिल के घर के पास उसकी फ्रेंड रहती है, वो उसके घर पे भेजती है और देखती है कि वहां पे आदिल तो मरा पड़ा हुआ है और आदिल के घर में भी कोई होता नहीं है। आदिल मरा पड़ा है। जैसे वो छत से जाके झांकती है और देखते कि आदिल वहीं पे ही छत पे मरा पड़ा हुआ है। इतने में ही एंजल बड़ी डर जाती है और रोने लगती है और साहिर, साहिर को बताती है और मौलाना साहब को बताती है कि वो तो मर चुका है। इतने में ही जो जिन था, जिन कहता है अब मैं इस लड़की को भी ले जाऊंगा, तेरे को जो करना है तू कर ले। और जिन बोलता है ये चीज साइड से कि तेरे को जो करना है कर ले, मैं इस लड़की को भी अब जान से मार दूंगा, क्योंकि मेरी बहन भी वहां पे चली गई जहां से हम आए हैं। अब मैं भी इस लड़की को, सोफिया को मार के वहां पे चला जाऊंगा। तो ये मार, जैसी ये बोलता है, सोफिया एकदम से उठती है और हवा में उड़ने लगती है। जैसे ही सोफिया हवा में उड़ने लगती है बड़ी ऊंची, एकदम से ही देखते हैं सारे कि कमरे की, उस कमरे की लाइट चली गई, कमरे के गेट बंद हो गए। और जैसे ही एकदम से कमरे के गेट खुले, धड़ से कोई वाइट सी चीज भर के निकली है गेट के बाहर, मतलब कि हवा में ही गायब हो गई और सोफिया नीचे आके पड़ जाती है। और सारे देखते हैं कि सोफिया की डेथ हो जाती है, सोफिया वहीं पे मर जाती है। और मौलाना साहब साहिब कुछ भी नहीं कर पाते इसके दौरान, क्योंकि वो जिन और जिनकी बहन थी, क्योंकि जिनके साथ पूरी बारात होती है, बहुत सारे होते हैं जिनके कंट्रोल में, और इसको हैंडल करने से भी नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो जिनको हैंडल कर पाते हैं। तो आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपका भाई पीयूष हरित आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग और रियल हॉरर स्टोरी लेके आता रहूंगा। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय पंचमुखी हनुमान जी की जय।